हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चल रहा था चैप्टर। ठीक है, तो हमारा हम लोग ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, दैट इज यहाँ तक टर्मिनोलॉजीज तक हम लोग ने कंप्लीट किया था। तो ये वाला वीडियो पीडीएफ के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज तक आपने देखा होगा पार्ट 1 में, तो हम लोग ने टर्मिनोलॉजीज तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ये बहुत सारे टर्म्स देखे थे, और अगर फिर भी वो वीडियो में कुछ कंफ्यूजन है तो बताना कमेंट में, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग पढ़ रहे हैं आरबीसी के ऊपर। ये पूरा वीडियो, ये वाला आज का इस वीडियो का पूरा बेस्ड होने वाला आरबीसी के ऊपर। आरबीसी के बारे में हर एक चीज देखेंगे, उसकी लाइफ साइकिल, उसका इराइथ्रोपोइसिस सब देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ साइकिल सब देखने वाले कि आरबीसी की प्रॉपर्टीज क्या है क्या नहीं, क्या पूरा ए टू जेड पढ़ने वाले। ठीक है, तो आरबीसी क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीसी क्या होता है, एक तरीके का फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, हमारे ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट का एक पार्ट होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो शेप क्या है, ये सर्कुलर बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड, ये चीज का ध्यान रखना है। सर्कुलर बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये चीज का ध्यान रखना। मेच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूं, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और सर्कुलर बाइकॉन्केव शेप का होता है। बाइकॉन्केव शेप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होना होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इजी होगा, प्लस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा फंक्शन, बाकी तो अब पहले ये देख लेते हैं। और डायमीटर क्या होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर, और थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। ये चीज का रफली आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यूज पर्पस के लिए पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब कलर देख लेते हैं। रेड होता है, रेड किसके कारण आता है आरबीसी का, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि रेड कलर उसको देता है कलर। ठीक है, अब काउंट की बात करूं तो एडल्ट मेल के अंदर कितना काउंट होता है, 5.4 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर होता है, और एडल्ट फीमेल की बात करूं तो 4.8 मिलियन आरबीसीज होता है पर माइक्रोलीटर। ठीक है, और लाइफ स्पैन की बात करूं तो 120 डेज होता है। एक आरबीसी का लाइफ साइकिल अगर देखा जाए तो 120 डेज होता है। ओके, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी चीजें, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू पर्पस के लिए। ठीक है, या वाइवा सिनॉप्सिस में पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, आरबीसी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख ले। तो आरबीसी का एनाटॉमी पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पहला आता है, चलो मैं रीड करते करते आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहे ना, आपको पूरा समझ में आएगा। और ये पीडीएफ आपको चाहिए रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। आरबीसी एनाटॉमी। आरबीसी एनाटॉमी में क्या लिखा है, पहला, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बोथ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल विच अलाउ देम टू चेंज देयर शेप विदाउट रप्चरिंग एज दे स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। आपको समझ में आया, आप भी रीड करते चलो मेरे साथ में। तो आपको क्या समझ में आया कि जो भी हमारे आपको ये पहले से पता होगा कि आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज है उसके एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं, जो हम लोग ने पढ़ा है ना, एंडोथेलियल सेल्स, ब्लड कैपिलरी के सेल्स, उसके बीच में से ये गैप से निकल जाता है, स्क्वीज करके निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है। एक पॉइंट यहां से ध्यान रखना है आपको, मेन वर्ड्स आपको ध्यान रखने, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है। नाउ अब बात करते हैं, एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस ब्लड ग्रुप्स। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी चीज पता होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि हम लोग को देता है, ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा है यहाँ पर। अब बात करते हैं, आरबीसी लैक्स अ न्यूक्लियस एंड अदर organelles and can neither reproduce or carry on extensive मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब अब मैंने अभी बोला था कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो वो ज्यादा हैवी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। फिर रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बहुत सारे अदर भी ऑर्गन्स, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब नहीं होता न्यूक्लियस के साथ साथ आरबीसी के अंदर। क्यों नहीं होता, इसका रीजन पूछा जा सकता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस किसके लिए हो, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये मॉलिक्यूल्स के लिए हो, क्योंकि जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक आरबीसी के अंदर रहेगा वो उतना अच्छा होता है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है एक आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो ये स्पेस चाहिए होता है अब हीमोग्लोबिन रखने के लिए, ये स्पेस क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब ये आप सोचो कि जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो वो जीता कैसे? फिर वो जीता क्यों है? जैसे आपने पढ़ा होगा एक और ये एरोबिक ये रेस्पिरेशन होता है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के कारण ये आरबीसी जिंदा रहता है जहां पर एटीपी मिलता रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा आरबीसी, मतलब ये सोचो आप कि जो ऑक्सीजन आरबीसी, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन सबको देता है, हमारे टिश्यूज को प्रोवाइड करता है आरबीसी। तो जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, वो खुद ऑक्सीजन नहीं यूज करता। ये ध्यान से सुनना आप कि जो मतलब जो आरबीसी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये सारे सेल्स को, हर एक टिश्यूज को। ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है लेकिन वो खुद इस्तेमाल नहीं करता जरा सा भी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। साइटोसोल ऑफ आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. These are synthesized before the loss of nucleus during RBC production and constitute about 33% of cell weight. इसका मतलब क्या बोलते हैं कि पूरा हीमोग्लोबिन अगर काउंट किया जाए तो वो पूरे सेल का हीमोग्लोबिन कितना वेट कैरी करता है? 33% बताया गया। ठीक है, कितना बोला? 33%। ये चीज का ध्यान रखना है। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कब बनता है? न्यूक्लियस जब हटता है, उससे पहले न्यूक्लियस जब रहता है आरबीसी के अंदर, इमेच्योर आरबीसी के अंदर जब न्यूक्लियस रहता है तभी हीमोग्लोबिन बन चुका होता है एंड देन न्यूक्लियस निकलता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया? यहां तक क्लियर है? तो आरबीसी के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यहां तक क्लियर है? ये स्लाइड पूरा क्लियर है? आगे बढ़ते अब आगे बढ़ते हम पढ़ते हैं अब आरबीसी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी कंप्लीट। अब आरबीसी की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। आपको रेफरेंस बुक कौन सा लेना? रॉस एंड विल्सन और ये टॉर्टोरा बुक लेना, ये दोनों आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड CO2 वाइसा वर्सा। मींस इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि आरबीसी क्या ये गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जहां पर ऑक्सीजन क्या करता है? लंग्स से लेके टिश्यू तक लेके जाता है और CO2 को टिश्यू से लंग्स के पास लेके जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। फिर mature RBCs have no nucleus and hence all their internal space is available for oxygen transport. Again मैंने वही चीज बोला कि जो उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, अदर ऑर्गेनल्स नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेस खाली रहे किसके लिए? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को फिट करने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्पेस किस लिए रखा है? फॉर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं आरबीसी लैक माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी एरोबिकली। मैंने अभी वही चीज बता दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो ये एरोबिक ये एटीपी नहीं जनरेट कर पाएगा। तो एटीपी कैसे जनरेट करता है? एनएरोबिकली करता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। दे डू नॉट यूज अप एनी ऑक्सीजन दे ट्रांसपोर्ट। मैंने अभी बोला जितनी भी ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट करता है उसमें से जरा सा भी यूज नहीं करता है। ठीक है, इवन द शेप ऑफ एन आरबीसी फैसिलिटेट्स इट्स फंक्शन। जैसे क्योंकि बाइकॉन्केव होता है, तो बाइकॉन्केव किस लिए होता है? सरफेस एरिया ज्यादा हो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अच्छे से हो पाए। ठीक है, आरबीसी से CO2 O2 का अच्छे से डिफ्यूजन हो पाए, ये चीज का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच आरबीसी कंटेन अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े, अब पढ़ते हैं हमारा एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस क्या होता है? आरबीसी के फॉर्मेशन को ही हम लोग इराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इराइथ्रोपोइसिस, ध्यान से सुनना, ये पर्टिकुलर आपको फ्लोचार्ट आपको बना के आना है अगर पूछा जाए तो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ध्यान से सुनना, इराइथ्रोपोइसिस। अब it starts in the red bone marrow with a precursor cell called a proerythroblast। तो क्या होता है? रेड बोन मैरो के अंदर एक क्या होता है? प्रीकर्सर सेल होता है। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए एक प्रीकर्सर सेल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोइराथ्रोब्लास्ट। ठीक है, क्या मैंने बोला? और आपको पता होगा प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी होता है, दैट इज माइलॉइड स्टेम सेल्स। आपको मैंने बताया है पिछली वीडियो में, एक्सप्लेन किया। माइलॉइड स्टेम सेल से फिर आगे आता है प्रोइराथ्रोब्लास्ट। ठीक है, तो प्रोइराथ्रोब्लास्ट एज अ प्रीकर्सर सेल प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो में। अब होता क्या? प्रोइराथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होता है इराथ्रोब्लास्ट में। ठीक है, देखो आगे लिखा है, द प्रोइराथ्रोब्लास्ट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स एंड प्रोड्यूसेस द सेल इराथ्रोब्लास्ट that begins to synthesize hemoglobin। अभी इसके पास न्यूक्लियस है इसलिए वो हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज कर रहा है। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन पूरा सिंथेसाइज हो गया, अब क्या करता है? वो अपने में से न्यूक्लियस निकाल देता है और क्या बन जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है रेटिकुलोसाइट्स में। तो क्या हुआ? पहले प्रोइराथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट हुआ इराथ्रोब्लास्ट में, न्यूक्लियस है, हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होने लग गया और पूरा कंप्लीट भी हो गया, और फिर अपना न्यूक्लियस निकाल के किसमें कन्वर्ट हो गया? रेटिकुलोसाइट्स में। ठीक है, अब ये रेटिकुलोसाइट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है, पर
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब है अभी भी उसके पास। अब होता क्या है कि ये क्या करता है, रेड बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है स्क्वीज करके, ठीक है। क्या करता है, जो भी ब्लड कैपिलरी है उसको एंडोथेलियस सेल्स के स्क्वीज, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसमें से स्क्वीज करके ये ब्लड में आ गया, ब्लड स्ट्रीम में आ गया। रेटिकुलोसाइट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स क्या हो गया, बोन मैरो से ब्लड में आ गया, ब्लड में आ गया। अब होता क्या है, जैसे वो ब्लड में आ गया 1 से 2 दिन में वो में कन्वर्ट हो जाता है, मेच्योर आरबीसी के अंदर कन्वर्ट होता है। मेच्योर का मतलब ये है कि अब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइसोसोम, गोल्जी बॉडी कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। और ये कब होता है, जैसे ये रेड बोन मैरो से निकल करके वो ब्लड स्ट्रीम में आया और वो 1-2 दिन हो गया, रेड बोन मैरो से निकले हुए 1-2 दिन हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेच्योर आरबीसी के अंदर। तो ये पूरे साइकिल करने में कितना अप्रॉक्स डेज लगता है, 7 डेज, 1 वीक के अराउंड लगता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। ये आपको ध्यान रखना है, इराथ्रोपोइसिस हम पढ़ रहे हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, फटाक से पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। इसमें क्या पढ़ना है, मैं इसको ये फ्लो साइट के जो भी डायग्राम दिया गया है, टोटोरा बुक से है ये जो भी डायग्राम दिया गया है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आगे थियोरी दी है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको रीड करोगे, सेम चीज जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वही सेम चीज है यहीं पर लिखा है, ठीक है। आपको ये रीड करना है, अगर नहीं समझा तब मुझे बताना कमेंट में, तो या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे कि ये सर ये वाले स्लाइड का ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझा, मैं उधर ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पर वही चीज लिखा है कि ये जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वही थियोरी में यही चीज लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो मैं इसी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको जो पिंक पिंक सा एरिया लग रहा है वो कौन सा है, मैक्रोफेज, यहाँ पर लिखा है मैक्रोफेज इन स्प्लीन, लीवर और रेड बोन मैरो। आपको पता होगा मैक्रोफेज क्या करेंगे, आरबीसी को तोड़ेंगे, जो भी खराब आरबीसी हो गया, आरबीसी की लाइफ साइकिल कैसे होती है वो देखो ना। आरबीसी का क्या होगा, फैगोसाइटोसिस होगा। माइक्रोफेजेस किस में होते हैं, लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, ये तीनों जगह होता है, ध्यान रखना, ठीक है। माइक्रोफेजेस क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे आरबीसी का, ठीक है। अब आरबीसी किस में टूटेगा, आपको पता है हीम और ग्लोबिन पार्ट में। जो हीमोग्लोबिन उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो किस में टूटेगा, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। और जो ग्लोबिन पार्ट है आपको पता है ये प्रोटीन का पार्ट है, अमीनो एसिड से बना होता है, तो ये फर्दर किस में टूटेगा, अमीनो एसिड्स में। और ये अमीनो एसिड फर्दर किसी चीज में रीयूज कर सकते हैं इसको फर्दर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हीम। हीम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब हीम के अंदर भी 2 पार्ट ध्यान रखना है, एक आयरन पार्ट, एक नॉन आयरन पार्ट। आयरन पार्ट में Fe3+ आता है और नॉन आयरन पार्ट में बिलीवर्डिन आता है, ये चीज का ध्यान रखना है। ध्यान से देखते जाओ, पूरा समझ में आता रहेगा। फिर ये आयरन, जो हमारा ये आयरन है, बिलीवर्डिन पे बाद में आते हैं, पहले ये आयरन का क्या होता है फर्दर आगे वो देखते हैं। तो ये जो आयरन है वो हीम में से जो निकला है आयरन, वो आयरन क्या जाता है, ट्रांसफरिन, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन तरीके का होता है, आयरन का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जहां पर ये ट्रांसफरिन आयरन को पकड़ करके किसके पास लेके जाते हैं, लीवर के अंदर लेके जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी आयरन है वो स्टोर करने का, अच्छा है ना, आयरन यूज होता है तो इसलिए स्टोर करके रखता है। टेम्परेरी स्टोरेज कहां होता है, लीवर में होता है। और ये कौन करके रखता है टेम्परेरी स्टोरेज, एक प्रोटीन होता है फेरिटिन। फेरिटिन एक टेम्परेरी स्टोरेज आयरन प्रोटीन होता है जो आयरन को स्टोर करके रखता है टेम्परेरी पर्पस के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफरिन ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट करा आयरन को और जाके स्टोर करा किसमें, फेरिटिन में। अब फेरिटिन क्या किया, आयरन को स्टोर करके रखा, आयरन को, ठीक है। अब आयरन को स्टोर करके रखा है और जब जरूरत रहेगा आरबीसी के फॉर्मेशन में, आपको पता होगा आरबीसी के फॉर्मेशन में आयरन का रोल है, क्योंकि आयरन को आयरन चाहिए, विटामिन B12 यहाँ पर लिखा होगा, ये आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, हार्मोन चाहिए इराइथ्रोपोइटिन, फिर ग्लोबिन चाहिए, तो ये सब चीजें चाहिए रहेगा आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। तो ये आयरन कहाँ से आएगा, जो भी हम लोग ने लीवर में स्टोर किया था, जो वॉर्न आउट आरबीसी का फैगोसाइटोसिस हो गया था, उसमें से आयरन निकाला था और स्टोर कर लिया था फेरिटिन के फॉर्म में। और जैसे फेरिटिन में वो आयरन स्टोर किया, वहां से आयरन निकलेगा, जब जरूरत होगा तब आयरन वहां से निकलेगा लीवर में से, और फिर अगेन वो ट्रांसफरिन जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है आयरन का, वो आयरन को लेके जाएगा रेड बोन मैरो की तरफ, और रेड बोन मैरो में वो फर्दर इराइथ्रोपोइसिस के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, इराइथ्रोपोइसिस की तरह हेल्प करेगा। उसमें एक कंपोनेंट है ना आयरन, तो जरूरत है आयरन की, तो वहां से लीवर से निकल के ट्रांसफरिन प्रोटीन के साथ साथ आएगा और रेड बोन मैरो में वो आरबीसी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। ये इसका यूज हो गया। अब यहां पर हो गया यहां तक। अब बात करते हैं बिलीवर्डिन के बारे में। यहां देखना, जो ग्रीन पिगमेंट कहलाता है उसको बोलते हैं बिलीवर्डिन। क्या मैंने बोला, बिलीवर्डिन। और ये बिलीवर्डिन क्या करता है, वो
फर्दर आगे बढ़ता है और कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन के अंदर। ये येलो पिगमेंट है, आपको कलर के फॉर्म में दिखता रहेगा। ग्रीन पिगमेंट था, अब ये येलो पिगमेंट है बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन फिर फर्दर जाता है किसमें, लिवर के अंदर जाता है, बिलीरुबिन के ही फॉर्म में लिवर के अंदर जाएगा। और ये बिलीरुबिन अगेन लिवर से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो ग्रीन एरो दिख रहा होगा लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये बाइल जूस के अंदर बिलीरुबिन उस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो लीवर बाइल बिलीरुबिन को किस फॉर्म में छोड़ता है, ये बाइल जूस आपको पता होगा, बाइल जूस, तो उसके अंदर बिलीरुबिन होता है, उस फॉर्म में वो छोड़ रहा है, ठीक है। किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ध्यान से सुनना, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा बाइल जूस के फॉर्म में, उसके अंदर बिलीरुबिन है। अब क्या होता है, बिलीरुबिन आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वहां से वो बिलीरुबिन एक बैक्टीरिया के हेल्प से कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन। क्या मैंने बोला, अगेन रिपीट करो, जो बिलीरुबिन है वो बैक्टीरिया के एक बैक्टीरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो येलो येलो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद येलो येलो शेड है ना, वो येलो येलो शेड लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो क्या हुआ, बिलीरुबिन कहां से आया, सुनो अगेन रिपीट करता हूं, बिलीवर्डिन कन्वर्ट हुआ बिलीरुबिन, वो बिलीरुबिन गया लिवर में गया, वो बाइल के अंदर चलेगा, बाइल फिर वो लिवर छोड़ता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें अंदर एक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में। अब इसके यूरोबिलिनोजन के दो फर्दर पाथ हैं, अगर वो किडनी में गया तो यूरोबिलिन के फॉर्म में जाएगा, और अगर फीसिस के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो वो स्टर्कोबिलिन एक पिगमेंट है, ये यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन दोनों ही पिगमेंट है। अगर यूरोबिलिन जाएगा तो वो किडनी में जाएगा, और यूरिन के फॉर्म में, जो यूरिन का येलो कलर आता है वो इसी के कारण आता है, यूरोबिलिन के फॉर्म में, ठीक है। और जो स्टर्कोबिलिन जो फीसिस का कलर आता है, ठीक है, जो स्टूल का कलर आता है वो ये स्टर्कोबिलिन के कारण आता है, ठीक है। तो अगर फीसिस के फॉर्म में गया तो वो स्टर्कोबिलिन के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, और अगर यूरिन के फॉर्म में गया तो ये यूरोबिलिन के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखा। तो ये पूरा था कि आरबीसी का अगर ब्रेकडाउन हुआ, पूरा लाइफ साइकिल कैसे होता है, देखो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, देखो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि जहां पर क्या हुआ, पूरा सर्कुलेशन देख रहे हैं लाइफ साइकिल। यहाँ पर आरबीसी जो भी खराब आरबीसी, वॉर्न आउट आरबीसी है, जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, वो क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस होंगे, टूटेगा, हीमोग्लोबिन जो उसके अंदर है वो हीम और ग्लोबिन में टूटेगा, फिर ग्लोबिन उसके अमीनो एसिड्स में टूटेगा, फिर रीयूज होगा प्रोटीन सिंथेसिस में, और जो हीम है उसके अंदर आयरन नॉन आयरन पार्ट है, फिर आयरन जाएगा ट्रांसफेरिन प्रोटीन, फिर फेरेटिन, फिर ट्रांसफेरिन, फिर रेड बोन मैरो में जाएगा जब जरूरत होगा आरबीसी के फॉर्मेशन में, फिर बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, बिलीरुबिन जाएगा बाइल के अंदर, लीवर के अंदर, फिर वो बाइल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करेगा यूरोबिलिनोजन में, और यूरोबिलिनोजन अगर किडनी में गया तो यूरोबिलिन के फॉर्म में जाएगा, यूरिन को स्पेसिफिक कलर देगा, और स्टर्कोबिलिन फीसिस के फॉर्म में जाता है जो फीसिस को कलर देता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायग्राम के फॉर्म में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, और यही चीज आगे थ्योरी के फॉर्म में आपको ये 2 स्लाइड्स में दिखेंगी, आपको ये चीज का आपको रीड करना है, ठीक है। याद कर, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ भी पॉइंट नहीं छूटेगा, अगर छूटा रहेगा तो बताना, ठीक है। अब बात करते हैं, मोस्टली आपको पूरा कवर हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कंटेंट इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब और भी पढ़ना है तो आपके लिए मैंने बताया रेफरेंस बुक रॉसन विल्सन और टोरटोरा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं फटाक से। ये हीमोग्लोबिन बनता कैसे वो भी देखेंगे, और पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं उसका। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या होता है, एक ग्लोबिन पार्ट का एक होता है, उसके बाद जो प्रोटीन पार्ट होता है 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, आपको पता होगा, और एक हीम पार्ट होता है जिसके सेंटर में आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और आयरन किसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे ही 4 हीम के सेंटर होते हैं, उसके अंदर आयरन के सेंटर होते हैं, हीम के अंदर आयरन के सेंटर होते हैं। तो कितने आयरन सेंटर हो गए, 4, और हर एक आयरन सेंटर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। तो कितने हमारे पास सेंटर है आयरन के, 4। तो 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, और जो ग्लोबिन जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्लोबिन वाले पार्ट से होता है, और जो ऑक्सीजन का पार्ट ये ट्रांसपोर्ट होता है वो हीम वाले पार्ट में होता है, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये डिस्क शेप का होता है हीम, आपको ध्यान रखना, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो डिस्क शेप हीम होता है, और हीम के सेंटर में होता है आयरन। ये आपको मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखना। ये जो येलो येलो सा डिस्क शेप है वो हीम है, उसके अंदर जो रेड रेड सा डॉट है वो आयरन के सेंटर्स है, और ये जो बाजू में ये ब्लू ब्लू सा है वो आपका क्या है, दैट इज ग्लोबिन 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स वाले, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये हीम मॉलिक्यूल, उसके सेंटर में आयरन है, ये आपको ध्यान रखना, और इसी आयरन से बाइंड होता है हमारा ऑक्सीजन,
ठीक है। और जो ग्लोबिन वाले पार्ट से क्या बाइंड होता है, CO2। यहाँ तक क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल है आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये गाइडन से लिया गया है सोर्स, ये आपको फोटो, ठीक है, ये क्योंकि ये इसमें नहीं है, आपको टोटोरा में नहीं है वाला। अब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस पढ़ रहे हैं कैसे होता है, जो ये यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में वही चीज लिखा है, मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ये आप रीड आउट करोगे, ये भी आपको होमवर्क है, तो आप रीड आउट करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, दो सक्सिनाइल को एंजाइम है, ये क्रेब्स साइकिल से आता है, आपको ध्यान रखना है। क्रेब्स साइकिल आगे पढ़ेंगे सेम 2 के अंदर या बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जहां पर ये सक्सिनाइल को ए क्रेब्स साइकिल का ही आपको, चलो आपने तो पढ़ा भी होगा 11th-12th में क्रेब्स साइकिल, तो उसके अंदर आपको पता होगा जैसे सिट्रेट होता है, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट, एंड देन क्या होता है हमारा सक्सिनाइल को ए आता है, और यही सक्सिनाइल को एज अ फ्रॉम क्रेब साइकिल ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कैसे काम आएगा, चलिए देखते हैं। तो दो सक्सिनाइल को ए एंजाइम का हम लोग को, दो सक्सिनाइल को ए हम लोग को मॉलिक्यूल चाहिए, प्लस वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बनेगा, पायरोल मॉलिक्यूल बनेगा। ये पायरोल मॉलिक्यूल याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधा पायरोल भी लिखोगे चलेगा, लेकिन याद करो तो बेटर रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका। तो पायरोल, देन 4 पायरोल मॉलिक्यूल अगेन फिर क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटोफॉर्फाइरिन 9, ठीक है, क्या बोला, प्रोटोफॉर्फाइरिन 9। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनते रहो, पूरा समझ में आएगा, याद हो जाएगा। अगर 2-4 बार खुद ही देखोगे ना, जैसे कुछ ट्रेवल कर रहे हो, खुद ही 2-4 बार 5-6 बार देखोगे, खुद ही याद हो जाएगा पीडीएफ। तो 4 पायरोल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनता है, प्रोटोफॉर्फाइरिन 9, और ये जो प्रोटोफॉर्फाइरिन 9 है वो आयरन के साथ कंबाइन होकर क्या बनता है, हीम पार्ट बनता है। जैसे हीम बन गया, और ये हीम फिर पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़ करके हीमोग्लोबिन चेन बनाता है, अल्फा और बीटा, और जैसे ही 2 अल्फा 2 बीटा चेन ऐसे ही मिल जाते हैं तो क्या बनता है, हीमोग्लोबिन ए। ये हमारा बन गया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ये आपको रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, वही चीज बस यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, आपको रीड करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, अगेन रिपीट कर देता हूँ, सक्सिनाइल को ग्लाइसिन के साथ, सीधा बता रहा हूँ, सक्सिनाइल को ग्लाइसिन के साथ पायरोल, फिर पायरोल से जुड़ा ये पायरोल 4 पायरोल मॉलिक्यूल से क्या बना, प्रोटोफॉर्फाइरिन 9, और जो प्रोटोफॉर्फाइरिन 9 जब हीम के साथ कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड फिर जब हीम के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, सॉरी आयरन के साथ जुड़ेगा तो वो हीम बनाएगा, और ये हीम फिर पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़ेगा तो हीम ये अल्फा बीटा चेन बनाएंगी, जैसे ही 2 अल्फा 2 बीटा चेन जुड़ेंगी और क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। फास्ट नहीं जा रहा हूं, ठीक है, अगर फास्ट जा रहा हूं तो बताना कमेंट में, फिर स्लो लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। यही चीज सामने लिखा है। अगर प्लेटलेट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ तक पूरा आरबीसी और उसके हीमोग्लोबिन वाले पूरा यहाँ पर कवर हो चुका है, ठीक है। आपको ये चीज रीड करना है, मैं आपको पीडीएफ बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, और प्लेटलेट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में, बाकी मिलते हैं वीडियो, बाकी अगेन चलिए एक रफली सा देख लेते हैं 2 मिनट में कि हम लोग ने पढ़ा क्या क्या। तो चलिए देख लेते हैं, रेड ब्लड सेल का पूरा इस वीडियो का टॉपिक ही मेन था आरबीसी और उसका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आरबीसी का कुछ टॉपिक्स आपके सामने हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखे थे, फिर एनाटॉमी देखे क्या होता है क्या नहीं, फिजियोलॉजी देख लिया, ठीक है, इराइथ्रोपोइसिस देख लिया कि कैसे क्या होता है इराइथ्रोपोइसिस, फिर पूरा लाइफ साइकिल देख लिया, कैसे वहां से टूटता है फिर बनता है, पूरा देख लिया। फिर ये आप उसका थियोरी है, फिर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ा, कैसे क्या होता है वो रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पर देख लिया, ठीक है, और हीमोग्लोबिन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ देख लिया, और ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो बस प्लेटलेट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।